हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो D13 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी का हम मतलब समझेंगे। एंड हमारे सिलेबस में 3 सॉल्युबिलिटीज़ हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो आज हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी को क्या है ख़त्म कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले तो समझते हैं सॉल्युबिलिटी होती क्या है। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये अपनी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। अब देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब है जितना हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। कितना? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कब? जब अपने पास कुछ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, गिवन अमाउंट, या फिर आप 100 ग्राम्स भी ले सकते हो। ठीक है, और 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, मतलब ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ कि कितना अपना सॉल्यूट सॉल्युबल है, मतलब मिक्स हो रहा है उस सॉल्वेंट में। जैसे शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में अपनी शुगर और सॉल्ट क्या है, मिक्स हो जाती है, तो उस तरीके से। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स हम जनरली मोल पर लीटर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर गैस का सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन है, तो हम मोल फ्रैक्शन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये अपने दो जनरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम मेजर करते हैं इसे। एंड फिर यूनिट्स अपने पास उस हिसाब से आ जाएंगे, जैसे मोल पर लीटर था इसका यूनिट, और मोल फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट लेस होती है। क्या होती है? यूनिट लेस होती है अपनी मोल फ्रैक्शन। जनरली अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एक सेकेंड, इधर कर लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, थर्ड अपने पास है नेचर। किसका होगा नेचर? दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों का होगा, सॉल्यूट एंड यहाँ पे क्या आएगा? सॉल्वेंट। हम यहाँ पे लिखने की बजाय यहाँ पे लिखते हैं सॉल्वेंट। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। ठीक है, तो नेचर ऑफ गायब हो गया। ओके, सो दोबारा लिख लेंगे सॉल्यूट। ठीक है, एंड देन अपने पास यहाँ पे था टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, एंड ये अपने 4 फैक्टर्स है जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। और मैंने आपको बता ही दिया अपने सिलेबस में क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी है अपने पास, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी और गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या था? मतलब था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। किसमें? गिवन अमाउंट या फिर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी को।
ठीक है, कौन सी सॉल्युबिलिटी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं? सॉलिड इन लिक्विड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड है मतलब सॉलिड क्या होगा अपने पास? सॉल्यूट होगा। लिक्विड क्या होगा? लिक्विड सॉल्वेंट होगा। और इन दोनों को मिला के अपने पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये क्या है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस होते हैं इसमें, तो हम इसका साइन इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम भी क्या कर सकता है? अटेन कर सकता है। क्या कर सकता है? इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है ये, क्योंकि दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अपने पास आएगा टेम्परेचर। क्या आएगा? टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हमने, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 11th में लीच एटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने बात की थी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब उस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, मतलब कि ये अपने पास रिएक्शन है ना, जिसमें अपने पास सॉल्यूशन बन रहा है। इस रिएक्शन में अगर हमें हीट देनी पड़े तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मतलब यहाँ पे मैं हीट ऐड कर दूँ, मैं हीट दे रही हूँ रिएक्टेंट्स में। ठीक है, और अगर इसे हम एक्सोथर्मिक कहें तो एक्सोथर्मिक क्या होगा? अगर रिलीज हो रही है हीट, हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। एक सेकेंड। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सॉलिड सॉल्यूट है तो H2 डाल दिया मैंने। अब समझ जाना, ये अब शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं हम। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है, और अपने पास बन क्या गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, और एंडोथर्मिक है तो हीट हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। हीट अगर हमने प्रोवाइड की है तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा? टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रिएक्शन क्या होगी? अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगी। ठीक है, यहाँ पे हीट थी जितनी उसके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए ज़रूरी थी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, है ना। तो वो क्या होगा? फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हीट है तो हीट की तरफ जाएगा ये। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि लीच एटलियर प्रिंसिपल कहता था इस बात को कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सॉल्यूशन बना तो मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या है? सॉल्यूशन की अमाउंट इंक्रीज होगी, मतलब कि हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार लीच एटलियर्स प्रिंसिपल को रिवाइंड करके याद करो। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। एंड देन अपने पास आ गया, अगर अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, कौन सा हो? एक्सोथर्मिक। तो इसमें क्या होगा? अपने पास सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन जाएगा अपने पास। एंड लेकिन यहाँ पे क्या होगी? हीट रिलीज होगी, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन क्या है? हीट को
बैलेंस आउट करना चाहेगी, इक्विलिब्रियम में लेके जाना चाहेगी, तो जिस तरफ हीट है उसकी ऑपोजिट साइड रिएक्शन मूव करेगी। यहाँ पे हीट रिएक्टेंट्स में थी तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड मूव किया, ठीक है। और यहाँ पे हीट प्रोडक्ट्स में है तो अपना जो रिएक्शन है वो कहाँ पे मूव होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा तो सॉल्यूशन कम फॉर्म होगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने पास अकेले अकेले ज़्यादा पड़े होंगे, ठीक है। मतलब मिक्स नहीं होएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि अपने पास सॉल्यूशन फॉर्म कम हो रहा है, सॉल्यूशन की अमाउंट कम फॉर्म हो रही है, ठीक है। मतलब कि वो सॉल्युबल नहीं है, कम सॉल्युबल है। लेकिन अगर यहाँ पे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो अब उसे क्या चाहिए, इंक्रीज टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो वो हीट की तरफ जाएगा, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा और टेम्परेचर डिक्रीज के साथ क्या होगा, क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है, इसमें क्या है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक में कम करते ना तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जानी थी, क्योंकि रिएक्शन ने बैकवर्ड रिएक्शन साइड में मूव करना था, ठीक है। और अगर हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अपने पास सॉल्युबिलिटी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अपने पास। तो ये अपना इस टॉपिक का भी एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है आज। क्या है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर में हम दो रिएक्शंस लेंगे, या तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। और अब अपना नेक्स्ट आता है प्रेशर। क्या आ रहा है अपने पास, प्रेशर। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक वुड का ब्लॉक ले लूँ, ठीक है, वुडन ब्लॉक है अपने पास, ब्लॉक है अपने पास, और ये वुडन ब्लॉक को अगर मैं प्रेशर दूँ तो क्या ये छोटा हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा इसका। मतलब तोड़ना नहीं है, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कंप्रेस हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, सॉलिड्स हमें पता है इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। और इसी तरीके से अगर एक बीकर है और इसमें इतना लिक्विड है और मैं प्रेशर ऐड करूँ इस पर, तो क्या लिक्विड यहाँ तक पहुँच जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, लेकिन वो क्या है, कंटेनर की शेप लेते हैं। तो यहाँ पे इसने कंटेनर की शेप ले ली हुई है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लूइड्स तो कंप्रेसिबल होते हैं, नहीं होते, लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे वो नीचे थोड़ा ना चला जाएगा। अगर मान लो कि नीचे चला भी गया, जैसे कुछ इस तरीके का बीकर है और ये आपने प्रेशर अप्लाई किया,
यहाँ से, तो ये पहले यहाँ तक पानी था, पहले अपने पास यहाँ तक पानी था, आपने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ तक आ गया पानी, लेकिन इधर साइड्स पे इंक्रीज़ हो जाएगा पानी, क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी रहेगी। वो इनकम्प्रेसिबल तो नहीं है ना कि पानी को हम कंप्रेस करके यहाँ तक ले आए, वो ऊपर उतना ही जा रहा है। जस्ट इसने जितनी जगह ली है कंप्रेस करने के लिए, जो हमने डिवाइस यूज़ किया कोई, तो उसने जितनी वॉल्यूम ली है उतना पानी तो ऊपर चला गया, वो तो बायंसी है। लेकिन कंप्रेस नहीं हो रहा है अपना वाटर या लिक्विड कोई भी, ठीक है। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कौन? सॉलिड्स भी एंड लिक्विड्स भी। और सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में फिर प्रेशर का तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा, तो प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इससे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में, सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। चाहे प्रेशर इंक्रीज़ करो चाहे प्रेशर डिक्रीज़ करो, सॉल्युबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन अपने पास आ गया थर्ड एंड फोर्थ, जो आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्वेंट है और नेचर ऑफ सॉल्यूट है। अगर सॉल्वेंट का नेचर सॉल्यूट के साथ सेट बैठेगा, मतलब कि वो आपस में उनका बिहेवियर मैच कर रहा है, तो उसे क्या है, सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर मैच नहीं कर रहा, जैसे पोलर और एक नॉन पोलर है, तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर दोनों पोलर है या दोनों नॉन पोलर हैं, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेचर, किसका लोगे, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, ठीक है। अब देखो इसे, तो हमें पता ही है दोनों ही क्या होने चाहिए, या तो दोनों क्या हो, पोलर हो, या फिर दोनों ही नॉन पोलर हो, ठीक है। तब तो क्या होगा, अपना सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल जैसे कि आप कह सकते हो H2O वाटर है ना, HCl होता है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और नॉन पोलर की कौन सी एग्जांपल है, CS2 ले लो आप, या क्लोरोफॉर्म ले लो CCl4, ठीक है। इस तरीके से आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। मतलब नॉन पोलर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, when there is no electronegativity difference। और पोलर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे HCl ही ले लेते हैं, हमें पता ही है कि HCl में से Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ने इक्वल शेयरिंग की है। लेकिन जो अपना क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच लेगा। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वाला, उसे क्या करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ ले लेगा। पूरा तो नहीं ले पाएगा, लेकिन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास कौन सा आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हुई। और यहाँ पे क्या है, एक डाइपोल फॉर्म हो गया। डाइपोल आपने पढ़ा होगा, अब तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ही है। तो डाइपोल क्या होता है, मैं भी आपको पढ़ाऊँगी इसी चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अभी अपना वो टॉपिक आया नहीं है, तो या एंड डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है यहाँ पे। और जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो डाइपोल फॉर्म हो जाता है, और डाइपोल, ठीक है।
एंड अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कोवलेंट में तो पोलर और नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में है। क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। या फिर एंड अगर वो एक्वा स्टेट में चले जाएं, मतलब उनका वाटर सोल्यूशन बना दें, तो वो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कंडक्टर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ आयंस हो जाएगी, डिसोसिएशन ऑफ आयंस। और आयंस फॉर्म होंगे, मतलब आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इजीली मूव कर जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, बेसिक सी यहाँ पे अपनी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी इस टॉपिक की, जो क्या है, लाइक तो यहाँ पे आप सीधा लिख लो, लाइक डिसॉल्व्स, लाइक पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूशन सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, एंड ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वाला। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक अपने पास सॉल्युबिलिटी कर्व होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एंड जो आयनिक कंपाउंड्स है उसकी हम बात कर रहे थे, तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो सॉल्युबल हो भी सकते हैं, किस में होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे, क्योंकि उनमें चार्जेस होते हैं ना, तो वो किस में होंगे, सॉल्युबल होंगे इन पोलर सॉल्वेंट्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में भी तब क्या होंगे सॉल्युबल, जब क्या है, डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होगा, एक सेकेंड, जब अपना डेल्टा एच हाइड्रेशन वुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है, तब क्या होगा, अपना सॉल्युबल होंगे आयनिक सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट में। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अगर आपको अब एंथैल्पी नहीं पता, लैटिस एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगी, जब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर रहे होंगे। तो एक बार जस्ट इसे याद रख लो आप। ठीक है, और ये अपना आज का टॉपिक क्या हो गया है, फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट। और एक सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में हम देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व होता है सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक है, जिसमें सॉल्युबिलिटी कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पे। कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पे। और टेम्परेचर कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये अपना सॉल्युबिलिटी का कर्व होता है। जस्ट आपने इतना देखना होता है, उसमें भी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली डिपेंडेंट है या डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो आप ग्राफ से देख सकते हो आराम से। अगर टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर एक इंक्रीज़ कर रहा है दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। कल हमने अब क्या करना है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड एक हमने करना है गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जहाँ पे गैसेस होंगी, आप मुझे बताओ, गैसेस तो क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। तो गैसेस कहाँ पे डिपेंड करेंगी, प्रेशर पे डिपेंड करेंगी। और एक और बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है कि जो ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसमें हीट रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यस, वैसे मुझे लिखना उल्टा चाहिए था, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ओके, एंड देन अपने पास वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया तो आ गया, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होगा, कैसे डिपेंड करेगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अपनी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और इसी तरीके से हम नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा ये डीप जाएगा। यहाँ पे आप हेनरीज लॉ पढ़ोगे, ठीक है, आगे रॉल्स लॉ आएगा फिर, तो इनको हमने समझना है। हेनरीज लॉ तो इसी टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन का, तो उसे हम पढ़ेंगे कल। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्या है समझ आई होंगी। सो that was all for today. Thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe. और जल्दी ही हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर ज़रूर लेके आएंगे, जो हमने पीछे कंसंट्रेशन टर्म्स की हैं ना, तो उनकी हम सारी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। उनको पहले मैं लेवल अप व्लॉग्स में पोस्ट कर दूंगी। आप आंसर्स मुझे बताना, ठीक है, अपने मार्क्स बताना मुझे, एंड देन हम उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय।